सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए क्लास 6 का 9 चैप्टर सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें आवास एवं अनुकूलन, हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। तो आइए समझते हैं। समुद्र में जीव जंतु खारे पानी लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो ये समुद्री जीव के बारे में, उनके आवास के बारे में था। मरुस्थल जगह के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध होती है। मरुस्थल रात में ठंडा तथा दिन में जो है वो गर्म होता है। दिन में क्या होता है? दिन में गर्म होता है और रात में ठंड होता है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं ऊँट के बारे में। ऊँट के पैर लंबे, रेत की गर्मी से बचने के लिए। ऊँट का पैर जो होता है वो लंबा होता है रेत की गर्मी से बचने के लिए। मूत्रोसर्जन की मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है ऊँट में। मल जो होता है, इसका अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो शुष्क होता है। इन्हें पसीना भी नहीं आता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र का जीव है ऊँट, रेगिस्तान का जीव है, जहाँ पर पानी की किल्लत होती है वहाँ पे ये सरवाइव करता है। जल के बिना अनेक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। आइए मछली के बारे में जानते हैं। नाव की आकृति जैसी होती है, धारा रेखीय होता है। मछली जो होती है ये धारा रेखीय होती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों के आवरण से ढका होता है। बाह्य आवरण से क्या होता है? ढका होता है। और ये जो सल्क हैं ये पानी के घर्षण से मछलियों की रक्षा करते हैं। ये जो स्केल्स हैं जो ऐसे ऐसे बने होते हैं वो पानी के घर्षण से मछलियों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगर सल्क नहीं रहेंगे तो पानी के फ्रिक्शन से, वाटर फ्रिक्शन से मछलियाँ की क्या हो जाएगी? मौत हो सकती है। इसीलिए सल्क जो है वो घर्षण से रक्षा करता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्स, क्लोम की सहायता से मछलियाँ जो है वो सांस लेती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अनुकूलन, एडॉप्टेशन के बारे में समझते हैं। सजीवों में इन सभी किस्मों में कुछ ऐसी विशिष्ट संरचनाएं होती है उन्हें परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिनमें वह प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति में रहने योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि सजीव प्राणी में जो है कुछ विशिष्ट संरचना होती है जो परिवेश में रहने योग्य बनाती है। उसी विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति में रहने योग्य बनाती है, उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। आवास में रहते हुए वातावरण के साथ संघर्ष करना अनुकूलन कहलाता है। वह परिवेश जिसमें वह जीव रहता है वह आवास कहलाता है। आवास किसे कहते हैं? वह परिवेश जिसमें जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। आवास पर्यावरण का एक हिस्सा है। आवास को बनाने में बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट दोनों भाग लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल और प्लांट आ जाएंगे और अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट में मृदा, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, वायु, जल, ये सब अजैव घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आइए समझते हैं आगे। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप
के ऊँट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। ऊँट की तो लंबी पैर होती है, लेकिन चूहा और जो सांप होता है उसमें पैर नहीं, लंबे पैर नहीं होते, तो वो भूमि के बिल में रहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधों की विशेषता के बारे में जानते हैं। इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, पत्ती नहीं होता है। पत्तियां अगर चौड़ी हो तो ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया जो है वो अधिक होगी, तो जल की कमी होगी, और मरुस्थलीय स्थान पहले से ही जल की कमी होती है, इसलिए पत्तियां कांटे में बदल जाती है। इन्हें पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में क्रिया कम होती है। पौधे से जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्तियों द्वारा कांटों के रूप में बदल जाती है, तो ये क्रिया क्या होती है, कम होती है। तो मरुस्थलीय पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों से नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं, ये तना से करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं मरुस्थलीय पौधे, ये आपका जो है ये तना से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तना से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जल की अवशोषण के लिए गहराई तक जाते हैं। तना जो है जल की खोज में गहराई तक जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक क्रियाकलाप है, एक कैक्टस का पौधा और दूसरा चौड़ी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, दोनों में प्लास्टिक बांध दीजिए। कहा गया क्रियाकलाप में कि एक चौड़ी वृक्ष पत्ती का वाला पत्ती लेते हैं और एक कांटे वाला पौधा लेते हैं, दोनों में बांध देते हैं प्लास्टिक। कांटे वाले पौधे में जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है और केस 2 में जिसमें चौड़ा पत्ता था उसमें ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है। नागफनी में वास्तव में पत्ती देखते हैं वह तने के रूप में होता है। नागफनी जो होता है उसका जो पत्ती होता है वो कांटे के रूप में होता है, तो पत्ती देखते हैं तो वह तने के रूप में होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तने से होती है। मरुस्थलीय, यहाँ पर नोट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो तने के भाग से होती है। तो आइए नेक्स्ट समझते हैं। पर्वतीय क्षेत्र बहुत ही ठंडे होते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं बहुत ही ठंडे होते हैं। मनाली, उत्तराखंड, कुल्लू मनाली, बर्फबारी और बरसात, ठंडा, ये सब वहाँ का प्रवृत्ति है। इनकी पत्तियाँ तिरछी और नुकीली होती हैं। यहाँ की जो ठंडे प्रदेश की पत्तियाँ जो होती हैं वो तिरछी और नुकीली होती हैं, क्योंकि इस पर जब बारिश होगा, बर्फबारी होगा, तो जो पत्तियों पर ये नहीं रुकेगा, जिससे पत्तियों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और शंक्वाकार वृक्ष होती हैं, शाखाएं तिरछी होती हैं, पत्तियां सुई की जैसी होती हैं, और यहाँ के जो जंतु हैं उनकी त्वचा मोटी होती है। ठंडक से बचाव के लिए शरीर पर बाल होते हैं। शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं घास स्थल। शेर के बारे में। शेर रंग मटमैला हल्का भूरा घास में छुपकर शिकार को पकड़ लेता है। हिरन आँख किनारे में पाया जाता है। शेर का रंग मटमैला होता है, इसलिए मटमैला होता है कि घास में छुपकर शिकार को क्या करता है, पकड़ सकता है। और हिरन के बारे में आइए देखते हैं। हिरन का जो आँख है वो उसके किनारे में पाया जाता है एकदम। वो अपने आसपास हो रहे प्रतिक्रियाओं को अनुभव कर लेता है। कान बहुत लंबे होते हैं उसके, जो कि सुनने में उसके लिए सहायक होते हैं। तनों को चबाने के लिए उसके पास बहुत ही मजबूत दांत होते हैं। शेर से बचने के लिए लंबे कान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। जलीय आवास
समुद्री जलीय आवास के बारे में, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे जलीय जीव, स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे जलीय जीव का शरीर धारा रेखीय नहीं होता। ये भी जलीय जीव है लेकिन इनका शरीर जो है वो धारा रेखीय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर नोट है, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं के गिल्स क्लोम नहीं पाए जाते हैं। सिर पर स्थित नासाद्वार नोस्टिल अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं, जिसे ब्लो होल्स भी कहते हैं। ब्लो होल्स या नोस्टिल या वात छिद्र से सांस लेते हैं। डॉल्फिन और व्हेल मछलियां हैं लेकिन इसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से पानी बाहर निकालते हैं एवं अपना श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भरते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तालाब एवं झील। पानी में पाए जाने वाले पौधे जड़ें जमीन को छूती है। पौधे की जड़ें मिट्टी से जलाशय की तलहटी पर स्थिर रहता है। इसका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, पाइप जैसा होता है। तलहटी में बनी रहती हैं, खनिज तत्वों को ऑब्जर्व करती हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट इसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ पौधे जल में, जलीय पौधे पूर्ण रूप से डूबे होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं? डूबे होते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं, जल में रहने वाले पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। जल में रहने वाली पत्तियां जो है वो संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती है। मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला जंतु है। इनके पिछले पैर में सहायता करता है। जल युक्त पादाप उंगलियां होती है जो कि तैरने में इन्हें सहायता प्रदान करता है। मेढक का पिछला पैर जाल युक्त संरचना होता है। जो मेंढक है उसके पिछले पैर में जाल युक्त संरचना होता है जो उसे तैरने में क्या करता है? मदद करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यानुकूलन, एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन जो है थोड़े समय के लिए आने वाला बदलाव को कहते हैं। कुछ समय के लिए आने वाले बदलाव को एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। और एडाप्टेशन जो होती है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जो कि जीव के साथ साथ वातावरण से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। एक्लीमेटाइजेशन पर्यानुकूलन है, जैसे कि हम अपने घर में मान लीजिए कि लंबे समय से रह रहे हैं तो हम अपने तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ दिन तक किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे हमें पर्यानुकूलन एक्लीमेटाइजेशन करना पड़ता है। वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के नियम कानून को अपनाना पड़ता है। मान लीजिए 1 सप्ताह 10 दिन के लिए गए हैं तो उतने दिन तक अपने आप को उस रूप में ढालना पड़ता है। तो ये हो गया एक्लीमेटाइजेशन। तो आइए समझते हैं इसे। परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर चढ़ने पर शारीरिक व्यायाम, श्वास लेने में कठिनाई होती है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि पर्यानुकूलन का उदाहरण कौन है और अनुकूलन का उदाहरण कौन है। तो ये समझना बहुत ही
आवश्यक है। कुछ दिनों के बाद हमारा शरीर वातावरण के प्रति खुद को ढाल लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? पर्यानुकूलन कहते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना, हमारा सांस फूलने लगता है, श्वास फूलने लगता है, और लेकिन कुछ समय के बाद हम खुद को उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। तो आइए एडॉप्टेशन समझते हैं। अनुकूलन एक लंबी प्रक्रिया है जो कि जीव के साथ वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, इसे एडॉप्टेशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, जीवों की खासियत, जीवों में वृद्धि। जीव में वृद्धि। तो नेक्स्ट टॉपिक है, तो जीव में वृद्धि, जीवों की बहुत सारे खासियत हैं। जीव में वृद्धि होता है, सभी जीवों में श्वसन होना चाहिए। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। भोजन से श्वसन द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। श्वसन की क्रिया द्वारा ही क्या होती है? हमें ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन जब विखंडित होता है, भोजन पचता है और भोजन हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन से मिलता है और वहाँ पर विखंडित होती है। विखंडित होने के बाद हमें एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, जीव में उद्दीपन होना चाहिए, जीव में प्रजनन होना चाहिए। ये सब जीवों की क्या है? विशेषता है। भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और ग्लूकोज विखंडित होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के श्वसन क्रिया के द्वारा। भोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को ऊर्जा श्वसन क्रिया के द्वारा होती है। ऑक्सीजन में ही वह क्षमता होती है जो ग्लूकोज को विखंडित कर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ग्लूकोज को कौन विखंडित करता है? तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन विखंडित करता है। ऑक्सीजन के विखंडित होने से हमें क्या? शरीर के को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं उद्दीपन। छुई मुई, उद्दीपन पौधे का उदाहरण है। छुई मुई पौधा जिसको छूने के बाद वो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। उद्दीपन होनी चाहिए, बाहरी आवरण के प्रति हो रहे परिवर्तनों में संवेदनशीलता होनी चाहिए। जैसे लार का आना, पैरों के नीचे कांटा आना, उसे हटाना, ये सब क्या? उद्दीपन के ही प्रकार हैं। उत्सर्जन, अपचय अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यूरिन, मल। तो ये सब जीवों की विशेषता है। वृद्धि होना चाहिए उनमें, उद्दीपन होना चाहिए उनमें, उत्सर्जन होना चाहिए, ऑक्सीजन से उनको ऊर्जा मिलती है, श्वसन क्रिया होनी चाहिए, उनमें गति होना चाहिए, उनमें प्रजनन होना चाहिए। तभी जा कर के एक जीव की क्या होती है? एक जीव की अस्तित्व रह सकता है, उसका नहीं तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये सब खासियत उनमें नहीं रहेगी तो जीव का जो है वो फिर वो जीव नहीं माना जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। केंचुआ श्वास लेता है, कौन सा जीव किससे? केंचुआ जो है अपने त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ जो है अपने त्वचा से सांस लेता है। मछली गिल्स से सांस लेती है। इसमें जो है अपवाद में डॉल्फिन और व्हेल जो है हमारा नॉस्टिल वात छिद्र से सांस लेती है और गिल्स से सांस नहीं लेती है। मनुष्य फेफड़ा से, पौधे पत्तियों के रंध्र से, स्टोमाटा से वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करती हैं। पत्तियां जो है वायुमंडल में जो है, पौधे जो है ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं श्वसन क्रिया में। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा सच में होता है कि पौधे जो होती हैं वो ऑक्सीजन मानव के द्वारा ही लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। पौधे भी मनुष्य की तरह ही श्वसन कर रहे हैं।
वह भी रंध्रों के माध्यम से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ पर जो है वो पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो है प्रकाश की उपस्थिति में CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए कर लेते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं। दिन के समय जो है पौधे ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो दिन के समय भोजन को बनाने के लिए CO2 ग्रहण करते हैं। नहीं तो पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्रिया वो रात में करते हैं और दिन में चूँकि वो CO2 इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको भोजन में CO2 की आवश्यकता होती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं, जबकि श्वसन की क्रिया दिन एवं रात दोनों में निरंतर चलती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा उपयोग श्वसन में लाई गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, तो ऑक्सीजन जो लेते हैं पौधे उसका मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो उपयोग कर लेते हैं पौधे, लेकिन ऑक्सीजन का जो उपयोग करते हैं उसमें जो है उपयोग करने से अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, तो वही ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देते हैं और वही ऑक्सीजन जो है मनुष्य ग्रहण करते हैं, जीव जंतु प्राणी ग्रहण करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं। पौधे भी प्रजनन करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानव ही प्रजनन करता है या जीव जंतु ही प्रजनन करते हैं। जीव जंतु के प्रजनन का दो भाग होता है, एक अंडयुज और एक जरायुज। जरायुज में जो होता है डायरेक्ट बच्चा जन्म लेता है और अंडयुज में होता है उसमें जो है अंडा से बच्चा बनता है। बीजों द्वारा प्रजनन धसाकर एक प्रक्रिया होता है, बीज को धसाकर प्रजनन की क्रिया करना। पौधों में कुछ पौधे कायिक भाग द्वारा नए पौधों को उत्पन्न करते हैं, जैसे आलू की कलिका। आलू को काटकर एक पौधा लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा निकल जाता है आलू का। तो शरीर के भाग से ही एक नए पौधे का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है, ये कायिक प्रवर्धन कहलाता है। काया से ही एक नई काया का निर्माण होना, ये कायिक प्रजनन का उदाहरण है। कलम कटिंग भी कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएगा, इसमें गुलाब, नींबू, आलू ये सब आएंगे। आइए नेक्स्ट समझते हैं। सजीवों में गति होनी चाहिए। जंतु चलते हैं, जंतु जो है वो चलते हैं। पौधे के फल, आकार, फूल दिन में फैल जाते हैं, रात में सिकुड़ जाते हैं, ये सब सजीव में गति के उदाहरण हैं। पौधों में गति भी अनिवार्य है, गति सजीवों के लिए बहुत अनिवार्य है। उत्सर्जन, श्वसन, उद्दीपन, प्रजनन, वृद्धि, गति और मृत्यु भी
मृत्यु भी सजीव के लिए जरूरी है। अगर एक मृत्यु नहीं होगा तो नया जीवन नहीं आएगा, और नया जीवन नहीं होगा तो एक जो चेन है, प्रक्रिया है, जो बदलाव है वो नहीं होगी। जीवन, गेहूं की बोरी में हाथ डालने से हमें गर्मी महसूस होती है। बीजों में भी श्वसन की क्रिया होती है। बीजों में भी क्या होती है? श्वसन की क्रिया होती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। MCQ क्वेश्चंस। मेरे चैनल को से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम लोगों ने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लिया। आगे मैग्नेट चैप्टर है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे ये 6th क्लास की NCERT ख़त्म हो जाएगी, और देन हम लोग 7th की NCERT शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने के लिए ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।